Hello students, today we are going to start BTech first year syllabus Fundamental of Mechanical Engineering and Mechatronics according to AKTU syllabus. One of the important subject. इस सब्जेक्ट की देखिए प्रॉपर्टी क्या है कि ये जो सब्जेक्ट है न्यूमेरिकल भी है और थियरी भी है, और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि प्रैक्टिकली ये सब चीज़ें विजिबल होती हैं और इन्हें बस हमें उससे रिलेट करना और समझना होता है। और पूरी कोशिश ये होगी कि आपको पूरा का पूरा कंटेंट इस सिलेबस का एक जगह कलेक्टेड वीडियोस मिल जाए, और इसके साथ वीडियोस के साथ साथ आपको इसके PDF नोट्स हैंड रिटेन या फिर जो भी सही होगा वो आपको प्रोवाइड किया जाए। तो कोशिश ये है कि आपको पूरा सिलेबस एक जगह कलेक्टेड फॉर्म में मिल जाए। तो शुरू करते हैं पहले लेक्चर से। पहला यूनिट है इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, और इसका पहला वर्ड आता है स्ट्रेस। स्ट्रेस का देखिए मतलब क्या, वैसे हम लोग सुनते रहते हैं कि स्ट्रेस, बहुत स्ट्रेस है दिमाग पे इधर उधर। तो स्ट्रेस का देखिए मीनिंग क्या है, जब किसी मटेरियल पे आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है कि उस अप्लाइड लोड को वो रेजिस्ट करे। क्लियर है? जितना ज़्यादा आप लोड अप्लाई करोगे उतना ज़्यादा उससे रेजिस्टिव फोर्स निकल के आएगा। इस रेजिस्टिव फोर्स का मतलब ये है कि हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। किसी ऑब्जेक्ट पे हम कोई फोर्स लगा रहे हैं तो वो हमें रिएक्ट कर रहा है, रिएक्शन दे रहा है, और यही जो रिएक्शन फोर्स है, इसी रिएक्शन फोर्स को अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया से डिवाइड कर दें तो वही कन्वर्ट हो जाता है स्ट्रेस में। जैसे देखिए क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूजन इस बात का होता है कि ये क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, कई बार ये डाउट होगा। तो जैसे मेरे हाथ में जो मार्कर है, अगर इसके एरिया की बात हो रही है तो एरिया कौन कौन सा हो सकता है? इसका कर्व सरफेस एरिया हो सकता है, उसको भी हम लोग सिंपली एरिया बोल देते हैं। टोटल सरफेस एरिया हो सकता है, बट यहाँ पे जो हम लोग एरिया की बात कर रहे हैं, दैट एरिया इज क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये जो साइड से आपको दिख रहा है, इस एरिया की हम लोग बात कर रहे हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात कर रहे हैं। तो क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है साइड व्यू, साइड से क्या दिख रहा है। अब कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा किसी रॉड के लिए, किसी बार के लिए क्रॉस सेक्शन सर्कुलर ही हो। जैसे क्लास में आपने देखा होगा, आपके क्लास में जो टीचर डस्टर यूज करते हैं, उस डस्टर का जो क्रॉस सेक्शन होता है वो आप रेक्टेंगल कंसीडर कर सकते हैं, स्क्वायर कंसीडर कर सकते हैं। तो क्रॉस सेक्शन का मतलब है साइड व्यू में जो एरिया आपको दिख रहा है, दैट एरिया इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो सिंपल सा मतलब ये है, अगर किसी रॉड पे आपने क्या किया, फोर्स अप्लाई किया, तो जब आप इस पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो ये यूनिडायरेक्शनल नहीं होना चाहिए। आप इधर से अप्लाई कर रहे हो तब तो ये मूव करना शुरू कर देगा, और अगर इसके अंदर किसी तरह का डिफॉर्मेशन लाना है, चेंज लाना है, तो ये फोर्स आपको दोनों डायरेक्शन से अप्लाई करना चाहिए। आप इधर से भी अप्लाई करेंगे फोर्स, इधर से भी। अब इस मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या है? इस मटेरियल की प्रॉपर्टी ये है कि ये इसको रेजिस्ट करने के लिए एक रेजिस्टिव फोर्स प्रोड्यूस करेगा। FR इसको नाम दे देते हैं। FR का मतलब है रेजिस्टिव फोर्स। यहाँ पे भी एक रेजिस्टिव फोर्स प्रोड्यूस करेगा, इसका नाम दे देते हैं FR, रेजिस्टिव फोर्स। तो अब ये जो रेजिस्टिव फोर्स है, इस रेजिस्टिव फोर्स को पर यूनिट एरिया अगर आप मेजर करते हैं, एरिया का मतलब क्रॉस सेक्शन, तो पर यूनिट एरिया अगर आप इसे मेजर करोगे तो इसे हम लोग बोलेंगे स्ट्रेस। अब स्ट्रेस की अगर हम यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट ठीक वही होता है जो प्रेशर के लिए आपने पढ़ा है। यानी कि अगर हम लोग बात करें स्ट्रेस के, तो पहले लिख लेते हैं सिंबल कौन सा यूज करेंगे। इट इज डिनोटेड बाय सिंबल सिग्मा। सिग्मा से डिनोट करते हैं इसे। और अगर मैथमेटिकली इसका फॉर्मूला डिराइव किया जाए तो सिग्मा इज इक्वल टू रेजिस्टिव फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल
एरिया, ये हो जाएगा सिग्मा की वैल्यू, रेजिस्टिव फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। देखिए अब यहाँ से आप यूनिट की अगर कोई बात करें तो यूनिट भी आप बना सकते हो। फोर्स, रेजिस्टिव फोर्स है तो फोर्स ही, फोर्स की यूनिट क्या हो जाएगी न्यूटन, और एरिया एसआई यूनिट मीटर स्क्वायर। तो ये जो न्यूटन मीटर स्क्वायर है इसी को हम लोग बोलते हैं पास्कल, जो कि आपने सुना होगा, पास्कल इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। ठीक वैसे ही एसआई यूनिट ऑफ स्ट्रेस हो जाएगा पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये होगा पास्कल और इसको सिंपली लिखा जाता है PA, PA से इसे लिखा जाता है पास्कल। अब जैसे बड़े यूनिट की हम बात करें तो बड़ी यूनिट में, अदर यूनिट्स की अगर हम बात करें तो अदर यूनिट्स में आप जाएंगे तो एक आता है मेगा पास्कल, मेगा पास्कल MPa। MPa का मतलब है 10⁶ पास्कल। ठीक आ जाएगा आपके पास गीगा पास्कल, तो गीगा पास्कल का मतलब होता है 10⁹ पास्कल, 10⁹ पास्कल। तो ये इसके बड़े यूनिट्स हैं और ज़्यादातर जो यूनिट होती हैं ये बड़ी यूनिट ही यूज की जाती हैं। ठीक है, यहाँ तक बात हमें डेफिनेशन चलो समझ में आ गई, यूनिट क्या है वो समझ में आ गया, और जो एग्जैक्टली इसका मीनिंग है वो मीनिंग हमें पता चल गया कि इसका मीनिंग ये है, क्रॉस सेक्शनल एरिया हमें कंसीडर करना है। अब आगे बात आती है इसके क्लासिफिकेशन की। तो जब क्लासिफिकेशन की बात आएगी तो क्लासिफिकेशन में हम लोग क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेस, क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेस की बात करेंगे। ओके, तो देखिए वैसे अगर स्ट्रेस को हम लोग क्लासिफाई करें तो इसके कई सारे पार्ट्स बनते हैं। कौन कौन से? सिंपल स्ट्रेस जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, जिसे हम लोग नॉर्मल स्ट्रेस भी बोलते हैं। फिर इसके बाद आता है शियर स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेस, और इस तरह के और भी स्ट्रेसेस क्लासिफाई किए जाते हैं। बट जो मेनली हमें पढ़ना है हम वही मेंशन करेंगे यहाँ पे। पहला है नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस। दूसरा है शियर स्ट्रेस, एक एक को हम लोग क्लासिफाई करेंगे। शियर स्ट्रेस, फिर आता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, और लास्ट आप कह सकते हैं थर्मल स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेस। ये इसके क्लासिफिकेशन की बात हो गई। नॉर्मल स्ट्रेस को देखिए अगर हम लोग बात करें तो नॉर्मल स्ट्रेस को आप बोल सकते हो नंबर 1 टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल नॉर्मल स्ट्रेस। और दूसरा ये हो जाएगा कॉम्प्रेसिव नॉर्मल स्ट्रेस। ओके, टेंसाइल एंड कॉम्प्रेसिव। इसका मतलब क्या है? टेंसाइल का देखिए मतलब क्या है। टेंसाइल का मतलब ये है अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे, कोई ऑब्जेक्ट है, सॉलिड बार है, और इस पे आप फोर्स लगा रहे हो टेंसाइल, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ फोर्स याद रखिएगा दोनों साइड हमें दिखाना होता है। अगर सिर्फ एक साइड आप फोर्स दिखा रहे हो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट जो है ये मोशन में आ जाएगा, अनबैलेंस फोर्स होगा, और जब अनबैलेंस फोर्स होगा तो इसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं होगा, कोई स्ट्रेस प्रोड्यूस नहीं होगा। तो इसलिए फोर्स का जो डायरेक्शन होगा ये आपको दोनों साइड दिखाना पड़ेगा। दूसरा, अगर आप यही कंसीडर करते हो कोई सॉलिड बार और इस पे फोर्स का नेचर आप रखते हो कॉम्प्रेसिव, इसे इसका मतलब ये क्या कर रहे हो, कॉम्प्रेस कर रहे हो, दबा कर रहे हो। जैसे देखिए मेरे हाथ में जो मार्कर है इसके दो सिचुएशन बनते हैं।
एक तो ये है कि मैं इसको खींच रहा हूँ, तो खींचने का मतलब क्या हुआ, टेंसाइल फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। तो जब टेंसाइल फोर्स होगा तो वही क्या हो जाएगा, टेंसाइल नॉर्मल स्ट्रेस हो जाएगा। नॉर्मल का मतलब क्या है, नॉर्मल का मतलब होता है फोर्स इज एट 90 डिग्री टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो इसलिए इसको नॉर्मल बोल दिया जाता है। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, अगर यही मार्कर मैं क्या कर रहा हूँ, कॉम्प्रेस कर रहा हूँ, दबा रहा हूँ, तो जब मैं दबाऊंगा तब भी रेजिस्टिव फोर्स आएगा। तो जब इसे कॉम्प्रेस कर रहा हूँ, कॉम्प्रेसिव फोर्स है, तो इसी को हम लोग बोलेंगे कॉम्प्रेसिव नॉर्मल स्ट्रेस। तो ये बात हो गई फॉर टू द नॉर्मल स्ट्रेस। अब समझते हैं शियर स्ट्रेस का मतलब क्या है। क्लियर है? शियर स्ट्रेस का मतलब देखिए क्या है। शियर स्ट्रेस का मतलब ये है, अगर किसी ऑब्जेक्ट के टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया हमने, टेंजेंशियल डायरेक्शन में ये फोर्स अप्लाई किया आपने, तो ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, इस फोर्स को अगर आप क्रॉस सेक्शनल एरिया से डिवाइड कर देते हैं, इट इज डिफाइंड एज द टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया एंड डिनोटेड बाय सिंबल टाउ। इसको रीड करेंगे आप टाउ, TAU, टाउ। और अगर आप सिंबल टाउ से इसे डिनोट करते हैं तो यही कहलाएगा शियर स्ट्रेस। और यूनिट ये भी स्ट्रेस है, तो इसके लिए भी यूनिट वही होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल, और या फिर आप कह सकते हैं न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर भी हो सकता है। एक यूनिट आप ये भी लिख लीजिएगा, न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो ये बात हो रही है शियर स्ट्रेस की, यानी कि अगर टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया गया है, किसी भी 3D ऑब्जेक्ट के टेंजेंशियल डायरेक्शन में अगर आपने फोर्स अप्लाई कर दिया, तो इसी फोर्स को अगर आप क्रॉस सेक्शनल एरिया से डिवाइड करते हो तो इसी को हम लोग बोलेंगे शियर स्ट्रेस। यूनिट पास्कल। ठीक ऐसे ही अगला है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस इज ऑल्सो नोन एज द बल्क स्ट्रेस। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस इज ऑल्सो नोन एज द बल्क स्ट्रेस। और इसे आप कैसे डिफाइन करेंगे, जैसे सपोज करो किसी एयर प्रेशर में या किसी वाटर में किसी 3D ऑब्जेक्ट को अगर हम रख देते हैं, तो उस पर क्या होगा, तीनों डायरेक्शन से फोर्स काम करेगा। तीनों डायरेक्शन से जब फोर्स काम करेगा तो उसमें जो डिफॉर्मेशन होगा वॉल्यूमेट्रिक डिफॉर्मेशन होगा, यानी कि हर डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई किया जा रहा है और हर डायरेक्शन से रेजिस्टिव फोर्स प्रोड्यूस होगा। तो इसको सिंपल लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो इसे आप बोल सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द फोर्स अप्लाइड अलोंग ऑल डायरेक्शन टू द चेंज इन वॉल्यूम। वॉल्यूमेट्रिक है तो यहाँ पे वॉल्यूम की बात की जा रही है, यानी कि फोर्स अप्लाइड अलोंग द 3 डायरेक्शन टू द चेंज इन वॉल्यूम इज नोन एज द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड बल्क स्ट्रेस। क्लियर है? यानी कि यही वो ऑब्जेक्ट है जिसपे तीनों डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई किया गया है। अब ये फोर्स अगर आप किसी लिक्विड में रख रहे हैं तो ये हो जाएगा कॉम्प्रेसिव, इधर से भी, इधर से भी, इधर से, हर एक डायरेक्शन से इस पे फोर्स काम कर रहा होगा। तो इस केस में जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा दैट विल बी नोन एज द आइदर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और बल्क स्ट्रेस। दोनों का मतलब सेम है। फिर थर्मल स्ट्रेस की बात करें तो देखिए, अगर हम किसी चीज़ को हीट एनर्जी प्रोवाइड करा रहे हैं, यानी उसके टेम्परेचर में हम चेंज कर रहे हैं, या तो घटा रहे हैं या बढ़ा रहे हैं, तो किसी टेम्परेचर को घटाने बढ़ाने से भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रोड्यूस होते हैं और वो उसे रेजिस्ट करते हैं। तो इसी टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से या फिर हीट एनर्जी की वजह से जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, उस स्ट्रेस को सिंपली हम लोग बोलेंगे थर्मल स्ट्रेस। और ये भी स्ट्रेस है तो इसके लिए भी यूनिट वही होगा, यूनिट सबके लिए होगा पास्कल, इसके लिए भी यूनिट होगा पास्कल। तो यूनिट सबके लिए हमें सेम रखना है। तो ये बात हो गई फॉर टू द स्ट्रेसेस एंड देयर क्लासिफिकेशन। स्ट्रेस और उसके क्लासिफिकेशन की बात हो गई। अब चलिए इसके आगे हम लोग बात कर लेते हैं फॉर टू द स्ट्रेन। जहां पे स्ट्रेस है वहां पे स्ट्रेन होगा। तो इसको मैं इरेज करता हूं। ओके, स्ट्रेन की बात करते हैं। स्ट्रेन देखिए क्या है, स्ट्रेस जैसे ही आपने कवर किया उसके जस्ट अगला टॉपिक होगा स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब क्या है, चेंज इन डायमेंशन
टू द ओरिजिनल डायमेंशन। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगा रहे हैं तो टेंडेंसी क्या होगी कि उसका डायमेंशन चेंज होगा, और ये डिपेंड करेगा फोर्स के नेचर पे कि उसका डायमेंशन घटेगा या बढ़ेगा। और डायमेंशन का घटना या बढ़ना यही चेंज इन डायमेंशन है। तो स्ट्रेन का मतलब है, सीधा सा डेफिनेशन है, चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन इज कॉल्ड स्ट्रेन। इट इज डिनोटेड बाय सिंबल एप्सिलॉन, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। इट इज डिनोटेड बाय सिंबल एप्सिलॉन एंड इट इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। जो क्वांटिटी ऊपर, यानी कि सपोज कीजिए लेंथ है तो नीचे भी लेंथ है, तो लेंथ की यूनिट मीटर, नीचे भी मीटर, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो रेशियो वाले टर्म्स हैं, इसलिए इसका जो यूनिट है ये क्या हो जाएगा, डायमेंशनलेस हो जाएगा, देयर विल बी नो यूनिट। ओके, अब इसके फॉर्मूले को अगर लिखा जाए तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ चेंज इन एरिया टू द ओरिजिनल एरिया कह सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेन की बात हम लोग यहीं पे कर लेते हैं। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेन की अगर बात की जाए तो इसको 3 मेन पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है। तो वैसे कहने के लिए यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेन भी आ जाएगा, बट मेन 3 यही है। नॉर्मल स्ट्रेन का मतलब यही स्ट्रेन है, चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ या फिर चेंज इन एरिया टू द ओरिजिनल एरिया, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल स्ट्रेन। इसका मतलब ये जो डेफिनेशन लिखा गया है स्ट्रेन का, ये दोनों को कवर करता है। आप नॉर्मल स्ट्रेन में भी लिख सकते हैं, वही मतलब आएगा। दूसरा शियर स्ट्रेन, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है और इसको हमें समझना चाहिए। देखिए कैसे समझना चाहिए हमें, पहले तो इसके डेफिनेशन की बात कर रहे हैं। ये क्या कह रहा है, इट इज डिफाइंड एज द एंगुलर डिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिनल पोजीशन ड्यू टू अप्लाइड फोर्स एंड इट इज डिनोटेड बाय सिंबल फाई। इसको फाई से डिनोट किया जाएगा। अब जैसे देखिए, एक ऑब्जेक्ट है आपके पास, ए बी सी डी कर लेते हैं, ए बी सी और डी। इसमें क्या किया आपने, ए बी वाले पार्ट को, यानी जो बॉटम फेस है, इसे आपने फिक्स कर दिया। जब बॉटम फेस फिक्स हो गया, इसके बाद आप डी पॉइंट पे एक टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, टेंजेंशियल फोर्स जब अप्लाई करेंगे आप, तो ये जो डी पॉइंट है, ये डी पॉइंट यहाँ से मूव करके ये यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा डी डैश। सी पॉइंट मूव करके ये चला जाएगा सी डैश पे। तो इसका जो फिगर बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा। अब ये जो पहले परफेक्टली रेक्टेंगल जैसा दिख रहा था फ्रंट व्यू में, अब ये दिख रहा है एज अ पैरेललोग्राम। अब ये जो पैरेललोग्राम आपको दिख रहा है, इस पैरेललोग्राम में पहले से जो पॉइंट ए में डी में जो चेंज हुआ, पॉइंट ए तो फिक्स है तो इसमें चेंज हो नहीं पाया, पॉइंट डी में जो चेंज आया, इस चेंज को इस एंगल के फॉर्म में हम मेजर कर सकते हैं। इसको अगर फाई लिख दिया जाए तो आप ऐसे देखा जाए तो इस फिगर के अकॉर्डिंग आप क्या लिखेंगे, tan फाई इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है tan थीटा का। अगर आप कंसीडर कर रहे हैं ट्रायंगल ए डी डैश डी, राइट एंगल ट्रायंगल है ये ए डी डैश डी, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आप देख रहे हैं तो tan फाई क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आपको दिख रहा होगा डी डी डैश और बेस हो जाएगा ए डी, यही होगा डी डैश डी डी डैश या ए डी, और यहाँ पे भी ये एंगल फाई ही बनेगा। तो इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, सी सी डैश अपॉन बी सी, tan फाई की वैल्यू है। और हमें ये पता है इफ थीटा इज वेरी स्मॉल देन tan थीटा इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, ऐसे ही थीटा इज वेरी स्मॉल देन sin थीटा इज इक्वल टू sin थीटा इज इक्वल टू थीटा। तो ये हम लोग यूज करते हैं डेरिवेशन में, ये इस तरह के क्राइटेरियाज को हम लोग लेके चलते हैं। अगर एंगल की वैल्यू बहुत कम है तो थीटा की वैल्यू एग्जैक्टली हम वही लिख देते हैं। तो ठीक ऐसे ही यहाँ पे हम इसे सिंपली लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू डी डी डैश अपॉन ए डी या फिर सी सी डैश अपॉन बी सी। तो फाई का फॉर्मूला जो यहाँ पे है आप इसको लिख लीजिए,
फाई इज इक्वल टू डी डी डैश अपॉन ए डी इज इक्वल टू सी सी डैश अपॉन बी सी। तो सिंपली आप शियर स्ट्रेन को बोल सकते हैं एंगुलर डिफॉर्मेशन। बस इतनी सी बात है, एंगुलर डिफॉर्मेशन, और इसमें भी कोई यूनिट नहीं होगा, जैसा कि स्ट्रेन के केस में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। फॉर स्ट्रेन देयर विल बी नो यूनिट। ओके, अब इसके बाद वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की भी बात कर लेते हैं। किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप किसी एयर में रख दो, हाई प्रेशर एयर में रख दो या फिर किसी लिक्विड में रख दो, तो उसमें क्या होगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। अच्छा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस के केस में आप ऐसे समझ लो, जैसे आपने देखा होगा कि जो काला चना आता है, कोई भी चना है, इसको अगर हम लोग पानी में भिगो देते हैं तो कुछ टाइम के बाद, 2 घंटे 4 घंटे 10 घंटे के बाद जो चना होता है उसका साइज जो है वो बढ़ जाता है। वो क्यों बढ़ जाता है? ड्यू टू द स्ट्रेस। तो उसको आप वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस कंसीडर कीजिए। और वो जो चेंज इन वॉल्यूम आया, पहले जो चना छोटा हुआ करता था, भिगो दिया आपने, उसका साइज बड़ा हो गया, तो वो चेंज इन वॉल्यूम हो गया। अब उसके चेंज इन वॉल्यूम को ओरिजिनल वॉल्यूम से आप डिवाइड कर देंगे तो वही क्या हो जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो जाएगा। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के लिए सिंपल सा डेफिनेशन आपने लिखा है, इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम। तो अभी हम लोग न्यूमेरिकल वाले टॉपिक तक पहुंचे नहीं है, पहुंच रहे हैं न्यूमेरिकल वाले टॉपिक तक, तो फिर न्यूमेरिकल करेंगे तब मज़ा आएगा। अभी ये छोटी छोटी जो बातें हैं आप दिमाग में रखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, और कहीं डायरी में कहीं भी आप एक कलेक्टेड वे में इसको रखते जाइए। अपने हैंड रिटन की बात कुछ और होती है, तो आप इसको प्रीफर कीजिए, अपने खुद पढ़ रहे हो तो लिखते रहो, पढ़ते रहो। और फिर इसके बाद अगला टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं, हुक्स लॉ। ओके।